हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिएगा, क्लास 12th के स्टूडेंट आप लोग, यहाँ तक हमने कल आपको पढ़ा दिया था और आज मैं आपको नेक्स्ट डे का सेकंड डे का आप लोगों के लिए सेकंड क्लास है ये, ठीक है। तो चलिएगा हम आगे चलते हैं। केंद्रकों से युक्त हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था। आज हम परागकोश अपरिपक्व होता है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, अनमिच्योर होता है, मिच्योर नहीं होता है, परिपक्व अनमिच्योर होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, एक घनिष्ठ रूप से इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं और बिल्कुल टाइट टाइप से क्या होते हैं, वो सजातीय मतलब एक जैसे ही जाति की कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजाणु जनन ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब अपरिपक्व कोश में एक घने, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के बीच में एक कोई पुष्प होगा, पुष्प के बीज जो होते हैं वो टाइट रूप से बिल्कुल कठोर टाइप से और चिपके हुए रहते हैं जब वो परिपक्व नहीं होते हैं। जब तक अनपरिपक्व होते हैं तब क्या होता है, मतलब अपरिपक्व होते हैं तब क्या होता है, जब वो सजातीय रूप से कोशिकाएं क्या होती है, समूह के रूप में बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बीजाणुजन। बीजाणुधानी केंद्र, बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। जो बीजाणुधानी होती है उसके केंद्र में स्थित होता है, याद रखना, ठीक है। लघु बीजाणुधानी, लघु मतलब छोटी, बीजाणुधानी जनन, ठीक है। जैसे जैसे परागकोश विकसित होने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ लघु की बात की गई है। अभी मेगा और मैक्रो के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर लघु बीजाणुधानी के नाम से सुनिए। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है के द्वारा सूक्ष्म मतलब छोटे जीवाणु चतुष्क बनाते हैं, मतलब चार, जिसे टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। वो चार बनाते हैं। उन चतुर्थ को क्या बोलते हैं? कोशिका को सूत्र गुणता क्या होगी, मतलब कि उन कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी, ठीक है। उसमें क्या होगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन हम आगे इसको बताएंगे कि कितनी उसमें कोशिकाएं होंगी, कि 4 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं कितनी होंगी, ये यहाँ हमें पता चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे जबकि बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुरअष्टक की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। याद रखना, ये मात्र कोशिका होती है और एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी जिसे कहा जाता है। जब कोई मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणुधानी कहते हैं उसे। जैसे ही लघु बीजाणुधानी की रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुर्क या चतुअष्टक कहते हैं, मतलब 8 कोशिका, ठीक है। तो जैसे है अभी टेट्राड हम बताएंगे 4 के लिए, और चतुराष्ट्रीय और इसको कहते हैं जिसमें 4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। पराग कोशिका परिपक्व और स्फुटित होती है, स्फुटित का मतलब फूट जाती है, और तब लघु बीजाणु, देखो भाई ये है टेट्राड, ठीक है, जिसमें 4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक दूसरे से विलंग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, पराग में के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिसे ये दे रखा है ना। लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु या पराग निर्मित होते हैं। पराग कणों को परागकोश के स्फुटित करने के मुक्त हो जाते हैं। क्या है? मुक्त होते हैं। परागकण किसे कहते हैं? अब परागकण किसे कहते हैं? ये नर युग्मित होती, ये नर पार्ट्स होता है, ठीक है, नर पार्ट्स में बनते हैं, तो नर युग्म को दोहित भी बोला जाता है इसमें, ठीक है। ये नर गैमेट फाइट होते हैं, ठीक है, नर गैमेट होते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर यहाँ दिखा रखा होगा नर गैमेट को, ठीक है। ये क्या है? परागकण है। तो ये क्या होता है यहाँ पर? परागकण क्या होता है? परागकण होते हैं नर, ठीक है, नर युग्मक होते हैं और प्रतिनिधित्व करता है, जो कि नर युग्मक को भी इसको नर प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस मतलब गुड़हल किसी अन्य पुष्प में खुले हुए परागकणों को छूते हैं तो आप अंगुली में पीले रंग का
कभी हम अगर आपने देखा होगा कि पुष्प है, पुष्प के ये परागकण होते हैं ना, इस टाइप से बनी हुई संरचना होती है ना पुष्प में, ये पीला पीला कलर होता है, पीला पीला। यहाँ को जब आप उसको छुओगे ना तो पीला पीला पाउडर जैसा होता है, तो उस परागकणों को में पाए जाते हैं। अगर उसको एक स्लाइड पर रख दी जाए और पानी की बूंद डाल दी जाए परागकण को, तो आपको सूक्ष्मदर्शी से वो बिल्कुल अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है। और ये निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसमें ये विभिन्न प्रकार के ऐसे भी परागकण होते हैं, ठीक है। उसमें आकार में, रंग में, बनावट में भिन्न दिखाई देते हैं। मैंने क्या कहा था, अलग अलग जाति के परागकण अलग अलग पुष्प में अलग अलग तरीके से होंगे, ठीक है। तो यहाँ है जिसे भित्ति का बाह्य चोल कहते हैं, और ये स्पोरोपेलिनीन, याद रखना, ये देखना, आगे देखना, परागकण सामान्य गोलाकार के होते हैं जिसका व्यास लगभग 25 से इतना माइक्रोमीटर होता है। और इसमें यहाँ परागकण के बारे में ये दे रखा है, इसको आप नोट्स यहाँ बनाइए। सुस्पष्ट रूप से 2 परतें वाली भित्ति होती है, और बाहरी भित्ति को कहते हैं बाह्य चोल, ठीक है। आउटर को आउटर बोल सकते हैं, आउटर लेयर कहते हैं, जो कि स्पोरोपेलिनीन की बनी होती है, स्पोरोपेलिनीन की बनी होती है। याद रखना, परागकण की बाह्य भित्ति जो होती है स्पोरोपेलिनीन की बनी होती है, उससे बनी होती है। सर्वाधिक ज्ञात में प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होती हैं, और यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों और क्षारों को सुमुख टिक सकती है। अभी तक ऐसे कोई एंजाइम पता नहीं चला कि स्पेरुलिन, जो ये परागकण जिसके बने होते हैं, उसमें निमीकृत कर सके, ठीक है। परागकण के बाह्य चोल को सुस्पष्ट और द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र भी कहते हैं। छोटी छोटी ये रंध्र होते हैं, तो इन्हें जनन छिद्र भी कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपेलिनीन अनुपस्थित रहती है। याद रखना, यहाँ पर जहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ स्पोरोपेलिनीन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। परागकण जीवांशु की भित्ति में बहुत अच्छे संरक्षित होते हैं, क्योंकि उसमें स्पोरोपेलिनीन की अनुपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों को डिजाइन में एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्ति होती है, प्रदर्शित की गई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ ये क्या है, एक परागकण है जिसका चतुराष्टक यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पर टेट्राड की संरचना यहाँ दिखा रखी है, ठीक है। परागकण की आंतरिक भित्ति के बारे में अंतःचोल कहते हैं, और यह एक पतली और सतत होती है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। याद रखना, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है अंतः भित्ति। तथा परागकण के जीव द्रव्य 2 कोशिकाएं, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से जीव द्रव्य, इसमें प्लाज्मा भित्ति से आवृत रहता है, प्लाज्मा भित्ति से भरा हुआ रहता है। और जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उसमें 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिकाएं समाहित रहती हैं। याद रखना, जब परागकण क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो 2 कोशिका होती हैं, कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, समाहित होती हैं। और कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें कि प्रयुक्त खाद्य पदार्थ और विशाल अनियमित आवृत केंद्रक होता है, ठीक है। जनन कोशिकाओं में कायिक कोशिकाओं के जीव क्या है, जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ये तुर्कु आकृति का मतलब इस टाइप से धागे की ऐसी आकृति और घने जीव द्रव्य होते हैं। इसमें एक केंद्रक क्या होता है, एक केंद्रक वाला होता है ये, ठीक है। जीव द्रव्य होते हैं और एक केंद्रक होता है। इसमें 60% से अधिक आवृत्ति पौधों में परागकण 2 कोशिकीय या चरणों में झड़ते हैं, संगलित होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, संगलित होते हैं। 2 शेष प्रजातियां जो होती हैं, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन और कुछ में क्या होता है, समसूत्री विभाजन परागकण से झड़ने में 3 चरणीय 2 नर युग्मक बनते हैं। अनेक प्रजातियों में परागकण के कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी भी हो जाती है। आपको जो पीला पीला पाउडर होता है उससे वो एलर्जी भी हो जाती है, पता एलर्जी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, जिससे खुजली दाद हो जाता है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है उन परागकणों से। जिसमें दमा उमा की, आपने कभी देखा होगा कि दमा की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ फूलों को सूंघने से लोगों को दमा उखड़ने लग जाता है, खांसी आने लग जाते हैं। गेहूं के में आने वाले गाजर घास, जिसे पार्थेनियम कहते हैं, गाजर घास को पार्थेनियम कहते हैं, की उपस्थिति में सर्वव्यापक है। जो गाजर घास होते हैं जिसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे फूल होते हैं, वो गाजर घास कहते हैं, उसे पार्थेनियम कहते हैं साइंस में। और परागकण एलर्जी कारक होता है, उसका जो परागकण होता है वो एलर्जी कर देते हैं। परागकणों में पोषण के भरपूर होते हैं, और हाल में ही वर्षों में आहार संपूरक के रूप में क्या होते हैं, गोलियां, टैबलेट का भी प्रचलन है। परागकणों का से जो पोषण होते हैं, मतलब परागकणों का क्या किया जाता है, कुछ गोलियां भी ली जाती है जिसके कि भरपूर के लिए पश्चिमी देशों में भारतीय मात्रा में परागकण उत्पादन के लिए ना गोलियों की सिरप होती है,
ठीक है, बाज़ारों में उपलब्ध होती है, जो कि परागकण की जब खपत हो जाती है दवा को क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। खिलाड़ियों एवं धावक अश्व घोड़ों के में कार्य दक्षता और वृद्धि करता है। ठीक है, ये उसमें ये दवाइयाँ आती हैं जिसको पोलन उत्पादन जिससे ये कराते हैं, परागकण से कुछ दवाइयाँ बनती हैं और इसमें क्या होता है, कार्य दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आइएगा और बताती परागकण जब एक बार झड़ जाते हैं तो अपनी जीवन क्षमता अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वो क्या कह रहा है, जब परागकण झड़ते हैं ना, जब परागकण ये मतलब पाउडर जब झड़ता है तो पहले क्या करता है, फीमेल पार्ट्स पे गिरता है और आवश्यकता अनुसार वहाँ पर निषेचन करता है। जैसे फूल में है फीमेल वर्तिका पर गिरेगा, वर्तिका पर वो क्या करेगा, अंदर जाके क्या करेगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन करेगा और जिसके कारण परागकणों की क्षमता और जिससे परागकण के समय कितने समय परागकण गिरे हैं, कितने क्या है, तो उनका क्या होता है, जिससे परागकण उसके अंदर जाएंगे और उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे नए पौधों का निर्माण होगा। ठीक है, विविधता कई सारी चीज़ों में अलग अलग प्रकार के परागकण होते हैं जिसमें विविधता पाई जाती हैं और तापमान आर्द्रता मतलब नमी हो जाता है, टेम्परेचर और नमी पर निर्भर भी करते हैं। अनाजों जैसे धान गेहूं के परागकण जो होते हैं अपनी अपनी जीवन क्षमता के अनुसार जल्द ही लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। जो गेहूं के हो गए और धान के हो गए जो परागकण होते हैं वो जल्दी से झड़ जाते हैं। जैसे गुलाबत, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि ये स्कूल के जो पौधे होते हैं, इन सदस्यों के परागकण जो जीवन क्षमता जो होती है महीने तक बनी रहती है। लेग्यूमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, जैसे कि वो सोलेनेसी आलू में और लेग्यूमिनेसी जैसे गेहूं वाले उसमें क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, लेग्यूमिनेसी मतलब कि जो दाल वाले जो पौधे होते हैं इनके परागकण होते हैं महीनों तक बने होते हैं। आपने शायद यहाँ पर सुना है कि कृत्रिम गर्भधान किया जाता है मानव में, इस तरह के जानवरों में जो शुक्राणु का भंडार होता है, इसमें प्रजातियाँ भंडार होते हैं और परागकण क्या होता है, द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री पर कई वर्षों तक भंडारित रहते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, जब परागकण कम हो जाते हैं ना, शुक्राणु कम हो जाते हैं तो इनको क्या करते हैं, द्रव नाइट्रोजन परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक डुबो कर रखते हैं जिससे कि वो जीवित रहते हैं। ठीक है, इसमें प्रयोग किया बीज और जो बीज बैंक मिलती है वो इसी तरह से क्या है, बीजों के लिए और बीज बैंक में इसको स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि आगे क्या कहें, आगे कार्यक्षेत्र कर सकें, आगे जो है चीज़ें किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है कंप्लीट किया जाए। जैसे कृत्रिम कहते हैं, कृत्रिम रूप से गर्भपात हो रहा है तो इस तरह से भी करते हैं। तो यहाँ देखिए वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है, इस पर जब परागकण झड़ते हैं ना इस पर गिरते हैं पहले, फिर इस पर जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। वर्तिकाग्र ये ट्यूब है इसकी और ये अंडापी, ये इसके अंदर की ये संरचना है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर की संरचना है और ये इसके अंदर की संरचना है। तो यहाँ पर है एक बीजांड है, इसके अंदर ये इस टाइप से ये बीजांड बनेगा जहाँ पर बीजांड चौल ये आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है डायग्राम से, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम से। ठीक है, बीजांड की संरचना। तो चलिएगा, स्त्री केसर और गुरु बीजाणु धानी बीजांड की संरचना, भ्रूण कोश बीजांड की संरचना है। तो यहाँ पर जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है।